नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लुसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लुसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, और इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए हम इस बुक को जल्द ही खत्म करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ आइए और इसका रिवीजन कीजिए। दोस्तों, अभी इसमें चल रहा है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, अध्याय नंबर 2 है। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रश्नावली आज हम करेंगे वह है प्रश्नावली नंबर 20, जिसका नाम है संघीय मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, ये है प्रश्नावली नंबर 20, संघीय परिषद। इससे पहले हमने 19 प्रश्नावली के वीडियोस बना लिए हैं और सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसे जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से पहले हमने भारतीय इतिहास की भी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे, तो सभी वीडियोस की आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को सफल बनाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्नावली 20, संघीय मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 20, जिसका नाम है संघीय मंत्रिपरिषद। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है वह मंत्रि परिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कौन व्यक्ति मंत्रि परिषद का सदस्य हो सकता है? तो दोस्तों, मंत्रि परिषद का सदस्य होने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रि परिषद का सदस्य बन सकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रि परिषद का सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मंत्रि परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, मंत्रि परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 महीने की अवधि तक मंत्री रह सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं, यह हमें बताना है। तो दोस्तों, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? दोस्तों, मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता? मंत्री परिषद में संसदीय सचिव शामिल नहीं रहता, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। यही वह 3 स्तर हैं मंत्री परिषद के। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, संसदीय सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से जो मंत्रियों का सही क्रम है वो है, सबसे बड़ा होता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद जो है वह राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्री परिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो दोस्तों, किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें बताना है वह मंत्री जो संसद के दोनों सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं है, वह मंत्री पद से 6 मास यानी 6 महीने बाद उसे मुक्त हो जाना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा
पदच्युति को विवेचित करता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति और उन्हें पद छोड़ने का उल्लेख या प्रस्ताव अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्री परिषद विषयों पर विचार दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मंत्री परिषद क्या है? दोस्तों मंत्री परिषद क्या है बताना है। चार ऑप्शंस में से हमें देखते हैं। पहला देखते हैं कि कैबिनेट के बिल्कुल समान। तो दोस्तों समान नहीं होता है, बड़ा होता है। कैबिनेट से छोटा निकाय नहीं होता। कैबिनेट से बड़ा निकाय तो बिल्कुल सही है। तो मंत्री परिषद जो है वो कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? दोस्तों भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन करते हैं सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो दोस्तों राज्य मंत्री जो है वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे किसका विश्वास प्राप्त हो? तो दोस्तों हमें बताना है चार ऑप्शन में से कि यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल है? दोस्तों मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में उसे पेश करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती? दोस्तों मंत्री परिषद विघटित हो जाती है प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग करने से और प्रधानमंत्री की पदच्युति से। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री पद त्याग कर दे या प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए पद से, उस स्थिति में मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। परंतु किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती, इसीलिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो दोस्तों यदि कोई मंत्री मंत्री परिषद से पद त्याग करता है तो अपना पद त्याग जो है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? दोस्तों जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों की कुल संख्या जो है वह लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? दोस्तों शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो है वह मंत्री परिषद के पास होता है। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल हाँ किया जा सकता है, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है और यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 75 के 3 अंक में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका है मंत्री परिषद। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 37। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों मंत्रिपरिषद निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर तथा सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, दोनों सिद्धांतों पर, इसलिए ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसकी जब प्रथम मंत्रिपरिषद बनी, उस समय प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल 36 सदस्य उसमें थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो दोस्तों जो प्रथम मंत्रिपरिषद बनी थी उसमें एकमात्र महिला मंत्री जो थी वह थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम शेट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? दोस्तों प्रथम मंत्रिमंडल का जो कानून मंत्री था वह थे B.R. अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि जो मंत्री परिषद है उनमें से कौन सा ऐसा मंत्री था जो 28 वर्षों से अधिक समय तक किसी भी विभाग में बना रहा और बीच के 2.5 वर्ष छोड़ दिए थे उन्होंने। तो इसका उत्तर है जगजीवन राम। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48। सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 5 दिन केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड HR खन्ना के नाम है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो दोस्तों भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी जिसका पालन किया जाता है वह है कि मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो दोस्तों पहला देखते हैं, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत है। तो दोस्तों दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2 सही है। ऑप्शन डी इसलिए सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो पहला है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये सही है। और वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, ये गलत है। दोस्तों अभी वर्तमान में 58 मंत्रालय हैं, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड कथन है वो गलत है, पहला सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी दोस्तों 2 कथन दिए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है। तो पढ़ते हैं। पहला, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है, ये गलत है। दूसरा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये सही है। मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रदान किया जाता है, ये सही है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री 4 नाम दिए हैं, VP सिंह, R वेंकटरमण, YV चौहान और प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों ये चारों ही केंद्रीय
वित्त मंत्री रहे, इसलिए ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। इस प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो दोस्तों कथन है ए और कारण है उसका आर। देखते हैं सही कौन सा है। तो कथन कह रहा है कि भारतीय संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। क्या कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्र रखते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला गलत है, ए गलत है, लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो मंत्री परिषद जो है वह विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो दोस्तों सदन का विघटन यह भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये भी सही है। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार तो ये गलत है। 1 2 3 सही है। तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 केवल बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 57 प्रश्न थे जो पूरे हो चुके हैं। यदि आपको आज की वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। मात्र 200 रुपये में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल की लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है, जिससे हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं जो बन चुके हैं या आगे बनने वाले हैं सभी वीडियोस की पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।